नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर श्री जेएनपीजी कॉलेज, लखनऊ। आप सबका बीएचडीएई 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण इसकी दूसरी कक्षा में आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा की अर्थ, प्रकृति, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, इसके साथ ही हिंदी भाषा, उसके क्षेत्र, उसके उपबोलियां और इसके अलावा कुछ बातें हमने हिंदी की शब्द संपदा के ऊपर भी की थी। अब आज की कक्षा हम उसके आगे ही शुरू करेंगे। हमने पिछली कक्षा में ये जाना कि भाषा जो बनती है, वो बनती है सबसे पहले सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, उससे बनते हैं शब्द। जो वर्ण है, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, उसके अपने वर्ण समूह हैं। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और इस लिपि में ये इसकी जो वर्णमाला है, ये स्वर और व्यंजनों में विभाजित है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर भाषा की वो इकाई है या वर्ण जो हैं वो इस प्रकार के हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हम कर सकते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इसमें जो हवा मुंह से निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकल जाती है और है मुख विवर, अर्थात जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा मुख का जो विवर एक गुफा जैसी दिखती है, तो ये जो मुख विवर है इसमें एक प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है और इसीलिए स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्वर बोल रहे हैं तो हम कितनी भी देर तक बोल सकते हैं, वो ध्वनि हमें वही आएगी। स्वर ही हैं जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। देवनागरी लिपि में यानी हिंदी की वर्णमाला में अ से लेकर अ तक 11 स्वर होते हैं। अभी हम वर्णमाला पूरी देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे अ से लेकर अ तक। इसके बाद आते हैं व्यंजन। अंग और अह जो है, अंग आपका अनुस्वार है और अह विसर्ग है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, उनके उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेना जरूरी होता है। ये जो व्यंजन है ये किसी एक स्थान से निकलेंगे, वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा और ये अवरोध मुख के किसी अवयव के कारण ही होगा, या तो तालु होगा, या तो दंत होगा, या तो मूर्धा होगी, ओठ होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी अवयव से अवरोध उत्पन्न होगा, ये उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा और उसके अनुसार व्यंजनों का उच्चारण होगा और इसीलिए व्यंजन का उच्चारण हम बहुत देर तक नहीं कर सकते। सामान्यतः व्यंजन के उच्चारण के लिए या व्यंजन लिखते समय उसमें हम अ को, जो अस्वर है वो लगा हुआ आने लगती है, बहुत देर तक ही व्यंजन दिखता है। जैसे अगर क बोलते हैं, तो क अगर हम लंबा बोलेंगे, तो क पीछे छूट जाएगा, ही सुनाई देने लगेगा। अगर हम उसमें ई स्वर का उच्चारण जोड़ेंगे और की बोल रहे हैं, तो की बोलने पर क पीछे छूट जाता है, ई की ही ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यंजन का उच्चारण बहुत देर तक नहीं किया जा सकता है। जब हम सिर्फ व्यंजन लिखते हैं स्वर हटा करके, तो उसमें हम एक तिरछी लाइन, एक हलंत लगा देते हैं। जो हमारी वर्णमाला है, जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, अ से लेकर अ तक स्वर है, अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। इसके बाद व्यंजन शुरू होते हैं। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक या श्र तक। इसके बाद आपका आगत कुछ है जो ध्वनियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। छत्र ज्ञ श्र हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आगत ध्वनियां जैसे डॉक्टर का आधा अ या फिर ग, फ, इनके नीचे जो नुक्ते लग रहे हैं, बिंदियां लग रही हैं, जो हमारा फारसी से आया है वो है। इसके अलावा कुछ विशेष व्यंजन है जैसे ड़ और ढ। ये जो पूरे वर्णमाला हमारी है, इसी से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द पुनः पद बनाए जाते हैं, यानी उनमें व्याकरणिक संरचनाएं जुड़ती हैं और इसके बाद वाक्य निर्माण होता है। तो वाक्य जो है, ये जो वाक्य हमारे पास है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये महत्तम और अर्थवान इकाई है।
ये वाक्य की ऐसी इकाई है जो अर्थ का संप्रेषण करती है। सार्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी पूरे भाव या विचार को प्रकट करना है तो उसको वाक्य में जोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये वाक्य हम बनाते हैं, तो वाक्य किस प्रकार बनते हैं इस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम वर्णों के उच्चारण की ही बात करेंगे। तो वर्णों का उच्चारण जब हम कर रहे हैं, तो ये हम प्रयत्न लगा कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उच्चारण करने की, इसमें हमारा प्रयत्न लगता है। तो ये प्रयत्न हम दो प्रकार से करते हैं। एक प्रयत्न होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न और एक होते हैं बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है वो प्रयत्न जो हम मुख के भीतर तो करते हैं और उच्चारण से पहले करते हैं, और बाह्य प्रयत्न वो प्रयत्न होते हैं जिसका उच्चारण हम बोलते समय करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। ये जो प्रयत्न है ये चार इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विवृत। विवृत का अर्थ होता है कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं, यानी जब हम वर्ण को बोल रहे हैं, तो उस और केवल ध्वनि बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं विवृत, अर्थात सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं वो विवृत हैं। इसके बाद होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय जो जिह्वा है वो किसी का स्पर्श करती है, तालु का, मूर्धा का, या वर्ज्य का, या दंत का कहीं स्पर्श करेगी, तो उसको हम कहते हैं स्पृष्ट। जितने हमारे व्यंजन क से लेकर म तक, यानी हमारे जो पांचों वर्ग हैं, क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, च वर्ग यानी च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग त थ द ध न, और फिर प वर्ग प फ ब भ म। ये जो हमारे पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके सभी वर्ण इसमें स्पृष्ट में आते हैं। इसके बाद होता है सामान्य विवृत। सामान्य विवृत का अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो तालु का स्पर्श करती है, लेकिन कुछ खुली रह जाती है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता, कुछ हिस्सा खुला रहता है। जैसे य, र, ल। आप उच्चारण करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जिह्वा तालु का स्पर्श कर रही है, लेकिन जिह्वा कहीं ना कहीं से खुली हुई है। इसी तरह होता है सामान्य स्पृष्ट, जिनका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। जैसे श, श, स। एक तालव्य श है, एक मूर्धन्य श है, एक दंत्य स है। अर्थात एक बार जो जिह्वा है वो तालु का स्पर्श कर रही है, एक बार मूर्धा का कर रही है, और एक बार दांतों का स्पर्श कर रही है। तो ये तो हुए आभ्यंतर प्रयत्न। इसके बाद होते हैं बाह्य प्रयत्न। जब हम बोलते समय जिनका उच्चारण करते हैं, तो इनको हम तीन भागों में बांट लेते हैं कि प्रयत्न कौन कर रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो एक होता है जिह्वा का प्रयत्न, एक होता है स्वर तंत्रियों का नाद, और एक होता है जो हमारी प्राण वायु है, जो श्वास है, उसका वेग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिह्वा के प्रयत्न की। तो जिह्वा की जो स्थितियां हैं, जो मुख के अन्य अवयव के साथ जो उसका संपर्क हो रहा है, उसके आधार पर हम इसको देखते हैं, तो ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे स्पर्शी। स्पर्शी का अर्थ हुआ कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं व्यंजन का, तो हवा जब फेफड़ों से बाहर आती है, तो वो किसी न किसी अवयव का स्पर्श करेगी, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। जैसे क ख ग घ, जैसे च छ ज झ, ट ठ ड ढ। इसमें जो पंचम वर्ण है आपके पांचों वर्ग का, वो शामिल नहीं होगा। पांचों वर्ण के जो चार वर्ण शुरू वाले हैं, वो इसमें सम्मिलित होंगे, तो ये कहलाते हैं स्पर्शी। पंचम वर्ण इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि वो अगला एक प्रकार है नासिक, वो उसमें जाता है, क्योंकि इसमें अनुनासिकता है, हवा नाक से बाहर आती है। दूसरा होता है संघर्षी। संघर्षी का अर्थ होता है कि जब हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो वायु है वो घर्षण पूर्वक, संघर्ष करते हुए, घिसते हुए निकलती है, तो इसको हम कहते हैं संघर्षी। जैसे श, श, स। आप बोल करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि वायु में घर्षण है, घिस रहा है। ट, ख, ज, ऐसे जो वर्ण है, ये होते हैं संघर्षी। इसके बाद होता है स्पर्श संघर्षी, यानी वो वर्ण जिनमें स्पर्श का समय थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसके बाद जब उच्चारण करते हैं हम, तो जो उसका बाद वाला हिस्सा होता है वो संघर्षी हो जाता है। तो स्पर्शी भी है, संघर्षी भी है। जैसे च, छ, झ, ऐसे जो वर्ण हैं, ये संघर्षी होंगे। इसके बाद आते हैं नासिक के। जैसे हमने आपको बताया कि जो सारे पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण है, अंग, इय, अण, न, म, जिसमें ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है, इनको अनुनासिक कहते हैं, इसीलिए नासिक के हैं ये व्यंजन, तो ये इसमें आते हैं। इसके बाद होता है पार्श्विक। पार्श्विक जो है, इस व्यंजन में जो
जब जीभ तालु का स्पर्श करती है, तो वो एक तरफ से या दोनों तरफ से खुली रह जाती है। ऐसा हिंदी वर्णमाला में एक ही वर्ण है जिस ल, जो कि पार्श्विक में आता है। इसके बाद है प्रकंपित, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका अर्थ है कि जब वायु जिह्वा को 2-3 बार प्रकंपित करती है, हिला देती है, तो इसको कहते हैं प्रकंपित। जैसे र, र जब आप बोलते हैं, तो र बोलने के समय आपकी जीभ आपको पता भी नहीं चलता और वो कई बार हिलती है। इसी तरह होता है उच्छिप्त, यानी जिसके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर मुड़ती है और झटके के साथ बाहर आ जाती है, तो उसको कहते हैं उच्छिप्त। जैसे ट, ठ, ड, आप देखिए आपकी जीभ रोल होती है, पीछे की ओर मुड़ती है और झटके के साथ बाहर आती है, और इसी में ड़ और ढ भी आते हैं। कुछ लोगों ने ड़ और ढ को ही उच्चिप्त माना है और इसको ट वर्ग जो है, ट, ठ, ड, ढ, इसको वो अलग वर्ग में लेते हैं, व्यवस्थित करके नाम देते हैं, और कुछ लोग उच्चिप्त में ही दोनों को लेते हैं। इसके बाद आता है संघर्षहीन, यानी जिनके उच्चारण के समय हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जैसे य, व, बहुत आसानी से जिनके उच्चारण होते हैं, इनको हम कहते हैं संघर्षहीन। ये तो थे जिह्वा के प्रयत्न के आधार पे। इसके बाद जो दूसरा आधार हम लेते हैं वो है स्वर तंत्रियों का नाद, यानी जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनसे जब ध्वनियां बाहर आ रही है तो उनमें गुंजन कितना है, नाद कितना है। इसके आधार पर दो भाग होते हैं, घोष और अघोष। घोष का अर्थ होता है कि जैसे जब सांस निकल रही है तो स्वर तंत्रियां कितनी कंपित हो रही हैं, अगर वो कंपित होती हैं तो उसको घोष कहते हैं। जैसे हर वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये पांचों वर्गों के जो तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण हैं वो घोष हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो हैं वो प्रकंपित नहीं होती हैं, झंकृत नहीं होती हैं, उनको कहते हैं अघोष। यानी हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये अघोष होगा और बाकी वर्ण सघोष होंगे। इसके साथ ही जो श, श और स है, ये भी अघोष होता है। इसके बाद अगला आधार होता है प्राण वायु का वेग, यानी जो सांस निकल रही है हमारी, जो हम सांस ध्वनि के उच्चारण में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी मात्रा में बाहर निकलती है। इसके आधार पे दो होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें सांस कम निकलती है अपेक्षाकृत, जो प्राण वायु है वो कम मात्रा में निकलती है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। यानी हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है। इसके अलावा य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, जिसमें जो श्वास है उसकी में जो वायु की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक निकलती है, तो उसको कहते हैं महाप्राण। यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके अलावा ह, ये होता है महाप्राण, जिसको बोलने में सांस अपेक्षाकृत जो वायु है वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। इस तरह से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और फिर ये वर्ण शब्द बनाएंगे, शब्द पद बनाएंगे और पद वाक्य बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि वाक्य ही महत्तम और अर्थवान इकाई है, ऐसी इकाई जो हमारे भावों को वहन करने में सहायक होती है, जो अर्थ देती है। एक दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जब विभिन्न पद किसी क्रिया से, क्रियापद से अन्वित होते हैं और एक विचार खंड की या भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं या संगत रूप में अभिव्यक्ति करते हैं, तो हम उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के लिए अर्थ बहुत आवश्यक है। अगर सारी व्याकरणिक संरचनाएं बिल्कुल ठीक हों, आपके शब्द सार्थक हों, पद बिल्कुल ठीक से हों, लेकिन फिर भी अगर वो अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो वाक्य कभी भी सफल नहीं हो सकता या पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए वाक्यार्थ की प्रतीति सबसे आवश्यक है। इसको आधार लेकर के या वाक्यार्थ को ही महत्वपूर्ण मानते हुए जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्ता पदोच्चया। इसमें उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि वाक्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। उन्हीं को आधार लेकर के हम कुछ और विशेषताओं को उसमें जोड़ते हैं। तो वाक्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीजें वाक्य में होनी बहुत जरूरी हैं, तो वो चीजों को अगर हम देखें तो सबसे पहले बात आती है अर्थ की, यानी सार्थकता। अर्थ की प्रतीति होनी है, इसलिए वाक्य में हम जो भी चीज, जो शब्द भी प्रयोग करेंगे वो सार्थक होने चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि वाक्यम स्यात् योग्यता, योग्यता आवश्यक है। शब्द तो हमने सार्थक लिया,
बहुत सारे शब्द जैसे पर्यायवाची हम यूज़ करते हैं, तो जैसे जल है, पानी भी उसको कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आप वारी भी कह सकते हैं। लेकिन हम कहाँ पर कौन-सा पद यूज़ करें, कौन-सा शब्द हम कहाँ पर प्रयोग करें, ये उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित करना होता है। तो हम जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे पद हैं, वो उसके योग्य होने चाहिए। इसके बाद आता है आकांक्षा, यानी जो सुनने वाला है, वो सुनने को तैयार होना चाहिए। हमारे एक शब्द के बाद दूसरे शब्द को सुनने की आकांक्षा हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर ये आकांक्षा नहीं होगी, तो वाक्य सफल नहीं होगा। इसके बाद आता है सन्निधि, आसक्ति। इसका एक अर्थ समीपता से आप ले सकते हैं, अर्थात हम जब भी कोई शब्द या पद का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो समीपता उनमें होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए कहा जाता है कि एक उच्चारण काल में ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगर हम बात करते-करते एक शब्द हमने अभी बोला और उसके बाद हम 5 मिनट का रुक जाएँ, उसके 5 मिनट के बाद दूसरा शब्द बोलें, फिर कुछ देर बाद हम तीसरा शब्द बोलें, तो हमारा वाक्य कितना भी सही हमने बनाया हो, व्याकरणिक दृष्टिकोण से कितना भी सही हो, अर्थ तो नहीं देगा। सुनने वाले की आकांक्षा ही खत्म हो जाएगी। वो चला जाएगा कि छोड़ो ये तो बता ही नहीं रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सन्निधि हो, समीपता हो। अगर लिखते समय में भी एक शब्द आप यहाँ लिखें और फिर 2 लाइन 4 लाइन छोड़ कर के दूसरा शब्द लिखें, फिर दूसरे पेज पर तीसरा शब्द लिखें, तो वो अर्थ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि सन्निधि या समीपता भी होनी ही चाहिए, अन्यथा वाक्य अपना अर्थ नहीं देगा। इसके साथ ही जो इसमें एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है अन्विति। अन्विति का मतलब होता है व्याकरणिक एकरूपता। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और उसी के अनुसार भाषा अपना अर्थ देती है। एक भाषा के व्याकरण को आप दूसरी भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेजी में व्याकरण ये है कि जो क्रिया है उसका लिंग नहीं होता। हिंदी में क्रिया का लिंग होता है। जैसे अगर राम इज़ सिंगिंग, सीता इज़ सिंगिंग, दोनों में इज़ सिंगिंग सेम रहेगा क्योंकि उसमें लिंग है नहीं। लेकिन हिंदी में जब हम कहेंगे तो राम गा रहा है, सीता गा रही है। यहाँ पे रहा है और रही है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार अगर हम हिंदी का वाक्य बनाएँगे और दोनों जगह गा रहा है ही कर दिया, राम भी गा रहा है, सीता भी गा रहा है, तो हमारा ये वाक्य गलत होगा और अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए अन्विति आवश्यक है कि व्याकरणिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमको वाक्य की आवश्यकताएँ तो पूरी हो गई, अब हमें वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य किस तरह से बना सकते हैं? यानी वाक्य रचना के आधार क्या हैं? तो इसके लिए 3 आधारों की बात की जाती है। पहली चीज़ चयन, जिसमें कि हमें अपने शब्दों और पदों का चयन करना है कि ये चयन जितना शुद्ध और सार्थक होगा, उतना ही आपका वाक्य अच्छा बनेगा। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वाक्य में प्रयोग के समय हमें देखना पड़ता है कि हमें जो चाहिए, वो कौन-सा शब्द है जो उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे साइकिल में हवा भर दो, साइकिल में पवन भर दो नहीं हो सकता, पवन मतलब भी हवा ही होता है। लेकिन जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो साइकिल में पवन भर दो आपका अर्थ नहीं देगा, वो बहुत ही अटपटा लगेगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए सूर्य को जैसे पिछले कक्षा में उदाहरण हमने दिया था कि सूर्य को जल अर्पित किया जाएगा, सूर्य को पानी नहीं अर्पित किया जाएगा। जैसे शब्द है पतित, पतित माने गिरना। आप अगर किसी गाड़ी से गिर गए हैं, ठोकर खा के गिर गए हैं तो पतित नहीं हो रहे हैं, फिर आप गिर रहे हैं। पतित का अर्थ गिरने के अर्थ में चारित्रिक पतन से लिया जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से भाव की व्यक्त करने हैं और उसी के आधार पे आपको शब्द का चयन करना पड़ेगा। इसी तरह व्याकरणिक रूपों का भी। आपने कहा राम की, तो निश्चित रूप से की कहा है तो उसके बाद वाला जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग होगा। उसकी जगह आप पुल्लिंग नहीं लगा सकते। आपने कहा राम का, तो इसके बाद से जो भी शब्द होगा वो पुल्लिंग का होगा। इसी तरह कहाँ पे एकवचन है, कहाँ पे बहुवचन है, यानी आपको व्याकरणिक रूपता भी देखनी पड़ेगी। तो चयन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है वाक्य रचना का जो मुख्य आधार है, वो है पदक्रम। यानी किस शब्द के बाद कौन-सा शब्द आप रख रहे हैं, कौन से पद को कहाँ रख रहे हैं। भाषाएँ हमने आपको पहले भी बताया था 2 तरह की हैं। एक संयोगात्मक भाषा होती है और एक वियोगात्मक भाषा होती है। संयोगात्मक भाषा में पदक्रम अगर बदल भी जाए तो अर्थ परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि उसमें जैसे संस्कृत है, तो उसमें विभक्ति, लिंग, वचन, लकार सब उसी में लगे होते हैं। तो कहीं पर भी रखा जाएगा, अगर रामेण है तो राम के द्वारा ही है, आप पहले रखो या बाद में रखो,
वो राम के द्वारा का ही अर्थ देगा। लेकिन जो वियोगात्मक भाषाएँ हैं, उनमें पदक्रम बहुत ज़रूरी होता है। संयोगात्मक में पदक्रम की आवश्यकता वाक्य के सौंदर्य के लिए होती है। अर्थ का निर्धारण तो हो जाता है, लेकिन वियोगात्मक भाषाओं में तो अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। अब आप राम और रावण का अगर जगह बदल दें, पद का क्रम बदल दें, राम की जगह रावण कर दें, रावण की जगह राम कर दें, तो अर्थ बदल गया। अब रावण ने राम को मारा हो गया। इसी तरह से कई बार अगर पदक्रम गलत हो या सही से ना रखा गया हो, तो अर्थ समझ में नहीं आता कौन क्या कहना चाहता है। जैसे एक उदाहरण आप देखें तो पुलिस द्वारा चोरी का माल पकड़ा गया। पुलिस द्वारा चोरी किया गया माल पकड़ा गया। अब इस वाक्य में ये नहीं पता चल रहा कि माल चुराया किसने था। पुलिस द्वारा चोरी किया गया माल, क्या पुलिस ने चुराया था जो पकड़ा गया है? या जो चोरी किया गया माल था वो पुलिस ने पकड़ लिया है? तो आपको अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, क्योंकि पदक्रम यहाँ पे गलत है। चोरी किया गया माल पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो समझ में आ जाता। तो पदक्रम बहुत आवश्यक है, ये आपको जानना होगा, हर भाषा के व्याकरण के अनुसार जानना होगा कि कब कहाँ पे कौन-सा पद रखा जाएगा और जो आपका अभिप्रेय है, जो आप कहना चाहते हैं, उसके अनुसार ही पद का क्रम रखना होगा। एक तीसरा आधार भी होता है वाक्य का, जिसको हम कहते हैं अध्याहार। अध्याहार का अर्थ होता है कि कभी-कभी हम बहुत सारी चीज़ों का लोप कर देते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन जो हमारा जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो दूसरा पक्ष है, वो उसको समझ लेता है, वो उसका उत्तर देता है और हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे अगर उसको उदाहरण से समझें तो जैसे अगर किसी ने पूछा कि क्या पिताजी घर पर हैं? तो सामने वाले ने उत्तर दिया, हैं। उसने बाकी सारे शब्दों का अध्याहार कर दिया, उसका लोप कर दिया। उसको पूरा वाक्य बनता कि हाँ, पिताजी घर पर हैं। लेकिन उसने हाँ, पिताजी घर पर इसका लोप कर दिया, उसने केवल कहा है और हमने क्योंकि पहले जो प्रश्न पूछा था, उससे उसका आधार ले लिया और आधार लेके हमने जान लिया कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं अध्याहार। तो इसके आधार पर भी वाक्य रचना की जाती है। अब बात आती है कि वाक्य कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के भेद अलग-अलग प्रकार से किए जाते हैं। तो अगर वाक्य रचना किस तरह से की गई है, उसके आधार पे अगर हम वाक्य के भेद करेंगे, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, जैसे राम जाता है, तो एक उद्देश्य है, एक विधेय, एक क्रिया है, तो ये बनेगा सरल वाक्य। इसके बाद होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का अर्थ होता है जिसमें एक आश्रित उपवाक्य, यानी एक उपवाक्य होगा, उसके ऊपर एक दूसरा उपवाक्य आश्रित होगा। तो उसको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। कई लोग हिंदी में मिश्र वाक्य की उपस्थिति नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मिश्र वाक्य एक्चुअल में हिंदी में संयुक्त वाक्य ही है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जहाँ ये नगर है, वहाँ पहले तालाब था। तो जहाँ ये नगर है, एक उपवाक्य है, वहाँ पहले तालाब था, एक वाक्य है और एक उपवाक्य जो है वो उस पर आश्रित है। इसी तरह से तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है संयुक्त वाक्य, यानी 2 सरल, 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्य या 2 या 2 से ज़्यादा मिश्र वाक्य जब आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो और बहुत नाम कमाओ। तो यहाँ पे हमने और लगाया, ये योजक शब्द इसमें लगते हैं और, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द यहाँ पे लगेंगे। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगर अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं जैसे विधानवाचक, जिसमें एक किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे राम जाता है, वह खाता है, वह पीता है, ये विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद होता है निषेधवाचक वाक्य, यानी जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने का बोध होता है। जैसे हम कहें कि वो नहीं खाता है। इसी तरह प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्या वह खाता है? इसके बाद होता है संदेहवाचक, क्या पता वो खाता है या नहीं, जहाँ पे संदेह की भावना प्रकट होती है। फिर आज्ञावाचक, जहाँ पे हम किसी को आज्ञा देते हैं, प्रार्थना या उपदेश के अर्थ में भी बात करते हैं, तो इसको कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे तुम खाओ, तो ये प्रार्थना भी हो सकती है, इसमें आज्ञा भी हो सकता है। इसके बाद होता है विस्मयादिबोधक, जिसमें विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक ये भाव प्रकट होते हैं। और इसमें जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, यानी एक लाइन और उसके नीचे बिंदी, वो भी हम लगाते हैं। तो जैसे अरे वो आ गया या ओह! कितनी गर्मी है, उफ़ कितनी गर्मी है।
तो ऐसे शब्दों का उच्चारण भी करते हैं और इसके बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद होता है इच्छा बोधक। किसी को आशीर्वाद देना के लिए, शाप देने के लिए इस तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शुभमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। तो ऐसे वाक्य बनते हैं जिसको हम कहते हैं कि इच्छा बोधक। इसके अलावा होता है शर्त बोधक, इसको हेतुम हेतुद्भव भी कहते हैं। यानी एक चीज के करने या ना होने का के कारण दूसरा काम जो होने वाला है उस पर प्रभाव पड़ना है। जैसे जब तक तुम यहाँ खड़े रहोगे मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जब तक तुम खड़े रहोगे इस पर निर्भर है मेरा जाना या ना जाना। तुम जाओगे तो हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं शर्त बोधक। इसके बाद क्रिया के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, जैसे क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। क्रियायुक्त वाक्य तो सामान्य वाक्य हैं जिनमें क्रिया लग रही है। क्रियाहीन वाक्य जैसे समाचार पत्रों के शीर्षक होते हैं, रेल दुर्घटना 40 मरे, भयंकर बाढ़, इतने गांव डूबे। इसके अलावा जैसे मुहावरे प्रयोग करते हैं, थोथा चना बाजे घना, तो इसमें क्रिया नहीं लगाई जाती है। तो इसको कहते हैं क्रियाहीन वाक्य। यही वाक्य जो जब एक अच्छी वाक्य रचना होती है, जो अपने अर्थ को ग्रहण करने में या बोध कराने में समर्थ होती है, हमारे भाव और विचार को वहन करने में समर्थ होती है, तो हम उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं और यही वाक्य भाषा का निर्माण करते हैं। वाक्य से बनती है प्रोक्ति, प्रोक्ति से बनती है फिर भाषा। अब भाषा का हम प्रयोग करते हैं अपने संप्रेषण के लिए। मानव की मूलभूत आवश्यकता है ये कि वो आत्म अभिव्यक्ति करना चाहता है। वो अपनी बात दूसरे को बताना चाहता है, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसी कारण आदिकाल से ही, आदिम काल से जब से मानव का जन्म हुआ होगा, किसी न किसी रूप में उसने अपने आप को दूसरों के प्रति व्यक्त किया ही होगा। तो संप्रेषण यानी अपनी अभिव्यक्ति दूसरों के प्रति करना। संप्रेषण संदेश प्रेषित करने की वो प्रक्रिया है जिसमें जो संप्रेषक है और जो श्रोता है यानी ग्रहीता है, वो आपस में तथ्यों, सूचनाओं, भावों, विचारों का आदान-प्रदान संकेतों के माध्यम से करते हैं। ये संकेत ध्वनि संकेत हो सकते हैं, ये संकेत लिपि चिन्ह हो सकते हैं और ये संकेत आपके शारीरिक भी हो सकते हैं। इसकी जो परिभाषा दी गई है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा को अगर हम देखें, तो वो कहते हैं कि विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय, दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वो मौखिक हो या लिखित या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। एक और परिभाषा आपको हम बताना चाहेंगे, जो बहुत सारी और चीजों को भी समेटती है अपने में, वो है सीजी ब्राउन की। सीजी ब्राउन कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं और पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, लेकिन इस प्रकार दी गई सूचनाएं प्राप्तकर्ता को समझ में आनी चाहिए। इसमें उन्होंने कई चीजों को लिया। पहली चीज तो ये दो व्यक्तियों के मध्य या दो एक व्यक्ति और एक समूह यानी दो पक्ष होने जरूरी हैं, उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होना है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि चाहे आप उस पर विश्वास कर पाए या ना कर पाए, जैसे अगर एक नेताजी भाषण दे रहे हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करें या ना करें, वो बात आप तक पहुंच रही है, आप तक संप्रेषित हो रही है। विश्वास ना भी उत्पन्न हो तो भी ये संप्रेषण है। इसके अलावा पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, जरूरी नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो भी उत्तर दे। वो भी अगर आपको कोई सर्कुलर जारी हो जाता है, आपने उसको पढ़ा या कोई आप अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में है, वहां पे कोई आदेश पारित हुआ कि सब बच्चों को कल से आपके जो विद्यालय के यूनिफॉर्म में पहनकर आना है। आप तक संदेश संप्रेषित हो गया, आप उसका विनिमय नहीं कर रहे हो विचार का, आप उसके बदले में कुछ कहने नहीं जा रहे हो। तो आपका विनिमय हो या ना हो, इसके साथ ही सूचना लोगों को समझ में जरूर आ गई हो। अगर वो समझ में नहीं आई होगी तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। वो जवाब दे या ना दे, वो करे या ना करे, वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन उसको समझ में जरूर आनी चाहिए, तब वो संप्रेषण होगा। इस आधार पर हम देखते हैं, तो जो संप्रेषण की विशेषताएं हमें मिलती हैं, वो ये है, सबसे पहले तो ये कि दो तरफा प्रक्रिया है। यानी एक व्यक्ति कहने वाला होगा, संप्रेषक होगा, अपनी बात, भाव या विचार को संप्रेषित कर रहा होगा और एक दूसरा पक्ष होगा जो ग्रहीता होगा, प्रापक होगा, जो उसको ग्रहण कर रहा होगा। इसके अलावा इसमें इन दो पक्षों के अलावा भी कुछ चीजें होंगी। एक तो आपका संप्रेषण करता है, एक प्रापक या ग्रहीता है, इसके अलावा एक संदेश है। वो संदेश कोई भाव हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई और बात हो सकती है, लेकिन वो संदेश का होना भी जरूरी है जिसका संप्रेषण किया जाना है। इसके अलावा हम किस माध्यम से कर रहे हैं,
हम आमने-सामने बातचीत करके कर रहे हैं, जैसे अभी हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम बोल करके कर रहे हैं संप्रेषण, या हम टेलीफ़ोन से बात कर रहे हैं, हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, हम पत्र लिख कर रहे हैं, हम किसी मैगज़ीन में लिख रहे हैं, हम पुस्तक लिख रहे हैं, हम ईमेल लिख रहे हैं, हम किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आमने-सामने का होता है, चाहे वो दूर का होता है, लिखकर होता है, बोलकर, किसी भी तरीके से होगा। एक माध्यम ज़रूरी होगा। इस माध्यम के बाद बात आती है, संप्रेषणकर्ता तक बात पहुँची, हमारा लक्ष्य जो था वो पूरा होता है कि नहीं? हम किस लिए कर रहे हैं संप्रेषण? हम चाहते क्या हैं आपसे? हम कोई भाव को वहन करना, हम चाहते हैं कि आप हमारे भाव समझें, आप हमें समझें। हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दुःख को आप समझें। हम चाहते हैं कि हमारी खुशी को आप समझें। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग ये काम ज़रूर करें। जैसे अगर विद्यालय में कहा गया सबको यूनिफ़ॉर्म पहन के आना है, तो अब आप लोग ज़रूर आएँ। हमारा लक्ष्य था कि सबको यूनिफ़ॉर्म पहनवाई जाए। हमारा लक्ष्य है कि हम किसी देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं। हम किसी न किसी लक्ष्य के किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही तो अपना संप्रेषण कर रहे हैं। तो वो उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि नहीं, और इसका आखिरी पक्ष आता है प्रतिपुष्टि। जब आप, यानी फीडबैक जिसको आप कहते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अपनी बात को कहने में जो संप्रेषित आपने की है, आप सफल हो या नहीं, ये आप उसको फीडबैक से पता चल जाता है आपको। कभी ये फीडबैक बोल के मिलता है, कभी ये व्यवहार में मिलता है। जैसे विज्ञापन है, संप्रेषण का, जन संप्रेषण का बहुत अच्छा माध्यम है। अगर सब लोग वो वस्तु को खरीदने लगेंगे, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, सब इसका आपका विज्ञापन सफल हुआ है। अगर महाविद्यालय में यूनिफ़ॉर्म पहनानी थी, सब बच्चे पहन के आने लगे, इसका मतलब संप्रेषण सही हुआ है। तो एक आपका प्रतिपुष्टि इसमें होगी। फिर इसके एक और जो विशेषता है वो है कि इसकी व्यापक होता है। ये व्यापक के साथ-साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर वक़्त कहीं न कहीं कुछ न कुछ संप्रेषण कर ही रहे होते हैं। इसके साथ ही ये गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब हुआ कि आदिकाल से आज तक मानव तो हर वक़्त संप्रेषण करता रहा, लेकिन संप्रेषण के माध्यम और तरीके हमेशा बदलते रहे हैं। जैसे-जैसे समय बदलता गया, उसके तरीके भी बदलते गए। पहले उसने आमने-सामने संप्रेषण किया होगा, फिर उसने कुछ गुफ़ाओं में चित्र वगैरह बनाए, उसके माध्यम से संप्रेषण किया। फिर उसको लगा कि और समय बदला, उसने लिपि का आविष्कार कर लिया, अब वो लिखने भी लगा। उसके बाद उसने संदेश को भेजा, तो पहले कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, पत्रवाहक भेजे जाते थे, फिर धीरे-धीरे आपका डाक विभाग शुरू हो गया, उसके माध्यम से संदेश भेजे जाने लगे। अब आज तो दुनिया भर के माध्यम है। अब सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं। तो ये लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो लगातार बदलती रहती है। इसके साथ ही ये जो प्रक्रिया है ये चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय मतलब एक सर्कल बनता है। विचार से शुरू होता है और विचार पर ही खत्म होता है। सबसे पहले जो संप्रेषण करता है उसके भीतर कोई विचार, कोई भाव उत्पन्न हुआ। वो विचार या भाव उसने अपने मन में जो जो ध्वनि प्रतीक हैं, जो भाषा है, जो शब्द है, उसके माध्यम से वो आकार लेते हैं। फिर वो उनको या तो अपनी वागेंद्रियों के माध्यम से, और या लिखेगा तो लिखित रूप में, वो उनको प्रकट करता है। फिर ये जो संदेश है, वो किसी न किसी माध्यम से आता है। लिखित है तो लिखित माध्यम से आएगा, वरना वाकेंद्रीय माध्यम से आएगा। ये पहुँचता है प्रापक के पास, यानी ग्रहीता के पास, और वो ग्रहीता उसको ग्रहण करता है। अगर लिखित रूप में है, तो वो उसको देखता है, तब उसकी आँखें वहाँ पे जुड़ती हैं, यानी उसकी जो दृश्येंद्रिय है, वो आती है, और वो चिन्ह भेजती है मस्तिष्क को। मस्तिष्क उन चिन्हों को वापस जो है बिंब के रूप में परिवर्तित करता है, और तब वो विचार वापस आ जाता है। जो विचार जो प्रेषण करता था, उसने भेजा, वही विचार फिर प्रापक के भीतर उदित होता है। ऐसे ही अगर वो सुनता है, तो श्रवणेंद्रिय के माध्यम से जाता है मस्तिष्क में, और उनका फिर से बिंबीकरण होता है, और वो वापस विचार जो है, विचार के रूप में आ जाता है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से वापस प्रेषक तक पहुँच जाता है। तो ये विचार एक व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने से लेकर के दूसरे व्यक्ति के भीतर वही विचार उत्पन्न कराने तक की प्रक्रिया है, इसलिए कहते हैं कि ये चक्रीय प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि संप्रेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो अलग-अलग आधार पे बहुत सारे प्रकार हैं संप्रेषण के। जैसे समूह संप्रेषण और जन संप्रेषण, यानी एक खास वर्ग के लिए हो रहा है संप्रेषण। जैसे संगोष्ठियाँ होती हैं, जैसे आप बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हैं, किसी कंपनी की मीटिंग हो रही है, तो अपने खास वर्ग के लिए, खास समूह के लिए वो संप्रेषण हो रहा है, वो उनमें ही होता है। एक होता है जन संप्रेषण, यानी जैसे विज्ञापन है, जैसे रैलियाँ हैं, जैसे भाषण है, जैसे सरकार जो आदेश पारित करती है, वो जन संप्रेषण है।
इसी के साथ जैसे ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, क्षैतिज संप्रेषण, इसके अलावा जैसे औपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण, जब आप किसी कार्यालय में या किसी ऐसी जगह पे संप्रेषण कर रहे हैं तो औपचारिक रूप से करते हैं। जब आप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, 2 मित्र बात कर रहे हैं, पारिवारिक संबंधियों से बात कर रहे हैं, तो वो अनौपचारिक संप्रेषण होता है। इसके अलावा जो संप्रेषण के मुख्य प्रकार माने गए हैं, जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे, वो हैं मौखिक, लिखित और आंगिक संप्रेषण। ये 3 चीज़ें हैं, जिन पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मौखिक संप्रेषण पे। मौखिक यानी मुख के द्वारा उच्चरित, यानी इसको वाचिक संप्रेषण कहेंगे। तो ये मुख के द्वारा बात किया जाता है, या बात करके हम जो संप्रेषण कर रहे हैं, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, हम एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं, किसी समूह से कर सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सीधे संवाद के साथ ये जो संप्रेषण होता है, वो अपनी अभिव्यक्ति का भी एक प्रमुख माध्यम होता है। इसमें जैसे हमने पहले भी बताया 2 पक्ष हैं, एक मानसिक पक्ष जहाँ विचार उत्पन्न कर रहा है हो रहा है, और दूसरा वाक् पक्ष, यानी जिसमें हमारी ध्वनि जो तंत्रियाँ हैं, जो स्वर तंत्रियाँ हैं, वो सामने आ रही हैं। वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल हो रहा है, जो जो हमारे प्रतीक, जो ध्वनि प्रतीक है, उनको वो ध्वनि के माध्यम से सामने लेकर आ रही हैं। तो ये हमारा वाक् पक्ष हो गया। इन दोनों का जब समन्वय करेंगे, तो हमारा मौखिक संप्रेषण पूरा होगा। इस संप्रेषण की जो सबसे छोटी इकाई है, व्यक्ति बोली है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में जब भाषा के रूप पढ़ रहे थे, तो हमने व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, उपबोली, बोली ये सब पढ़ा था। तो जो व्यक्ति बोली है, ये इसका सबसे छोटा रूप है। जो एक व्यक्ति बोलता है, जिस पर उसकी शारीरिक संरचना का, उसके सांस्कृतिक और भौगोलिक, धार्मिक परिवेश वगैरह का प्रभाव पड़ता है, तो वो इसका सबसे छोटा रूप होता है। इसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना होता है इस संप्रेषण को करते समय, कि ये देखना चाहिए कि जो हमारा श्रोता वर्ग है, हम बोलेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा, तो जो हमारा श्रोता वर्ग है, वो किस आयु का है, किस सांस्कृतिक परिवेश का है, किस जाति का है, किस व्यवसाय का है, और इसके आधार पर ही हम बोलचाल की बोली में बोल रहे हैं, हम साहित्यिक बोली में बोल रहे हैं, या शुद्ध, अशुद्ध, ग्राम्य, ये सब भेद इसके आधार पर हो सकते हैं। मौखिक संप्रेषण में अपभाषा भी आती है, जिसको आप स्लैंग कहते हो, जो अशिष्ट है, जो असभ्य मानी जाती है, अपरिष्कृत मानी जाती है, जैसे गालियाँ वगैरह, ये भी मौखिक संप्रेषण में आती हैं। दूसरा संप्रेषण होता है लिखित संप्रेषण, यानी जब हम लिख करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये जो लिखित संप्रेषण है, अगर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें, तो ये मौखिक संप्रेषण का ही प्रतिबिंब है। जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारे विचार, जो हमारे मस्तिष्क में उदित हुए थे, उनको ही हम, जो ध्वनि चिन्ह, जो ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, उनके माध्यम से एक कागज पर उतारते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ से में मानव ने जब से शुरू किया होगा संप्रेषण करना, तो उसने सबसे पहले गुफाओं में चित्र बनाए, चित्रलिपि का आविष्कार पहले हुआ, फिर उसके बाद प्रतीक लिपि आई, उसके बाद जो वर्णात्मक लिपि है उसका विकास हुआ। तो हमारी लिपि देवनागरी है, और देवनागरी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, जिसमें हर एक ध्वनि चिन्ह के लिए एक प्रतीक है, और एक प्रतीक से एक ही ध्वनि चिन्ह का बोध होता है। ये दोनों चीजें हैं जो केवल देवनागरी में मिलती हैं, यानी हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। जैसे क है, तो अंग्रेजी में सी से भी क होता है, के से भी क होता है, लेकिन देवनागरी में क का मतलब क ही होता है। एक ही चिन्ह है जिससे बोध होगा। दूसरी चीज, क ध्वनि है, क लिखने से सिर्फ क ही पता चलेगा। क से आप ख, ग, स, ड कुछ और नहीं जान सकते। जब क लिखा है तो इसका मतलब क है, लेकिन अंग्रेजी में सी लिखा है तो इसका मतलब क भी हो सकता है, स भी हो सकता है। तो ये लिपि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है, और लिखित संप्रेषण जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी हमें जो मिलती है, वो लिखित संप्रेषण के माध्यम से मिलती है। आप कहीं भी जाते हैं तो जैसे यातायात संबंधी निर्देश हैं, जैसे साइन बोर्ड जितने हैं, जो आपको रसीदें मिलती हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको, या जैसे आपने टिकट लिया तो टिकट भी आपको लिखित रूप में ही मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो संप्रेषण है, वो लिखित संप्रेषण है। क्यों? क्योंकि ये सुविधाजनक है, ये सुरक्षित है, ये ज्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसका जो भंडारीकरण है, इसको रिकॉर्ड्स रखना है जो बहुत आसान हो जाता है, और इसके साथ साथ जो लिखित संप्रेषण है, वो स्थायी है। मौखिक संप्रेषण में परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं। भाषा में जो परिवर्तन है, वो मौखिक रूप में पहले हो जाते हैं। लिखित रूप में धीरे-धीरे होते हैं, बहुत समय बाद होते हैं। तो इसलिए ये स्थायी भी है और ये मानक भी है। जो मौखिक संप्रेषण में मानकीकरण की समस्या भी आती है, लेकिन लिखित संप्रेषण में मानक होता है। तो इसलिए लिखित संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा प्रकार है आंगिक संप्रेषण,
यानी जो हम अपने अंगों के माध्यम से करते हैं, अपने हाव-भाव, अपना मुख मुद्रा, हमारी आँखें, स्पर्श, इनके माध्यम से जो संप्रेषण होगा, उसको हम आंगिक संप्रेषण कहेंगे। ये शब्द रहित संप्रेषण है। इसकी खासियत ये है कि ये वैश्विक है। बाकी दोनों संप्रेषण में क्योंकि ये भाषा पे आधारित है, तो ये भाषा जो जानता होगा उसको ही आप संप्रेषित कर सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो जो हिंदी जानता है उसी के लिए हमारा मौखिक संप्रेषण भी है और उसी के लिए हमारा लिखित संप्रेषण भी है। लेकिन ये जो आंगिक संप्रेषण है, ये विश्व के कोने में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। क्योंकि ये भावों की भाषा है जो पूरी मानव जाति में एक ही जैसी है। जैसे नृत्य है या मूक बधिरों के लिए जो सूचनाएँ दी जाती हैं, जो उनकी शिक्षा की जाती है, वो आंगिक संप्रेषण के माध्यम से ही की जाती है। ये संप्रेषण की एक सीमा भी है कि ये आमने-सामने की अंतःक्रिया है। अगर कोई सामने मौजूद नहीं है, तो आपका संप्रेषण नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को आमने-सामने होना ज़रूरी है। ये जो संप्रेषण है, ये 3 तरह से काम करता है। एक तो ये है कि ये भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, भावना या विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो वक्ता या श्रोता है, इसकी वाणी का भी ये साथ देता है। जैसे हम मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने में भी कब हमारी जो हमारे हाथ हैं, वो किस तरह से हिलते हैं। जैसे गुस्सा आया हमने, तो हमने गुस्से में के पैर पटकते हुए चल रहे हैं, पैर पटक-पटक के बात कर रहे हैं, हाथ जोर-जोर से हिलाकर बात कर रहे हैं। तो हमारी जो गुस्से की भावना को व्यक्त करने में हमारी वाणी के साथ-साथ यानी जो हमारी शब्दावली है, उसके साथ-साथ हमारे इन आंगिक संचालन ने भी मदद की। अगर हम कोई दुःख की बात व्यक्त कर रहे हैं, हमारी आँखों से आँसू बहने लगे, तो ये जो आंगिक संप्रेषण है, आँसू बहना, ये हमारे दुःख को और भी अच्छी तरह से व्यक्त करेगा। हम किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं, तो हमारी आँखों में जो स्नेह दिखेगा, वो भी आंगिक संप्रेषण है, लेकिन वो हमारी भावनाओं को और भी अच्छे तरीके से सामने रख रहा है। तो ये जो आंगिक संप्रेषण है, ये वाणी का भी साथ देता है। इसके अलावा इसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो ये आंगिक संप्रेषण करता है, वो अभिवादन है। हर जगह अभिवादन के लिए कोई न कोई आंगिक संप्रेषण या आंगिक मुद्रा है ही। हम नमस्ते करते हैं तो हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, आप कहीं हाथ मिलाते हैं, कभी आप हाय या बाय करते हैं तो आप हाथ को हिलाते हैं, यानी अभिवादन में भी इस संप्रेषण का इस्तेमाल होता है। जो व्यक्ति इन संप्रेषण के सारे प्रकारों को अच्छे से समझता है और अपने जो संदेश में इस संप्रेषण को कुशलता के साथ व्यक्त करता है, यानी जो उसको भाषाई प्रयोग जो उसके करना है, उसको योग्यता के साथ व्यक्त कर लेता है, वही संप्रेषण में कुशल होता है। यानी प्रयोक्ता के अपने संदेश में या संदेश के भाषाई प्रयोग में जो प्राप्त योग्यता है, वही संप्रेषण कौशल कहलाती है। संप्रेषण कौशल आपके पास जितना ज़्यादा होगा, आप उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी बात किसी तक पहुँचा पाएँगे और आप अपने कार्य में सफल होंगे। सार्वजनिक भाषण है, आपसी बातचीत है, संवाद है या जैसे अभी हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको एक पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका मौखिक संप्रेषण है। इसी तरह से पत्र लिखना, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो या रिपोर्ट लिखना, कोई प्रस्ताव देना, अनुदेश, ये सब लिखित संप्रेषण के प्रकार होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा तो है ही, इसके साथ-साथ कुछ-कुछ भाषेतर तत्व भी हैं, या जिसको अभाषिक तत्व भी कहते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका निभाते हैं। आपको भाषा के साथ-साथ इन अभाषिक तत्वों पर भी काम करना होता है। जैसे स्वरों का उतार-चढ़ाव, तान-अनुतान, बलाघात, इनके ऊपर काम करना होगा। इसके साथ-साथ जो अंग-भंगिमा है, चालन है, इसके ऊपर काम करना होगा। तो संप्रेषण ज़्यादा और अगर लिखित संप्रेषण है, तो आपको विराम चिन्हों की बहुत अच्छे से परख होनी चाहिए। तो इसके आधार पर आप संप्रेषण में कुशलता प्राप्त करेंगे। तो भाषिक और अभाषिक तत्व, दोनों का अगर पूर्ण संयोजन होता है और पूरी सफलता के साथ होता है, तो ही आपका संप्रेषण कुशलतापूर्वक हो पाएगा। संप्रेषण कौशल की हम जब बात करते हैं, तो ये संप्रेषण कौशल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार होता है श्रवण कौशल, यानी सुनने का कौशल। ये जो संप्रेषण है, इसका संबंध श्रोता के साथ है। हमने बताया था 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है आपका जो संप्रेषण कर रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, तो हम प्रथम पक्ष हैं, यानी हम संप्रेषक हैं, प्रेषणकर्ता हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप उसका द्वितीय पक्ष हैं। आप प्रापक या ग्रहीता हैं या ग्राहक हैं।
तो ये जो श्रवण कौशल है, ये दूसरे पक्ष से संबंधित है, यानी ये आपसे संबंधित हुआ। आप किस तरह से सुनते हैं। इस प्रक्रिया का हमने आपको पहले भी बताया कि संप्रेषण की प्रक्रिया का आरंभ और अंत दोनों ही विचार से होता है। अगर हम प्रथम पक्ष हैं, तो मेरे भीतर, मेरे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं, वो विचार शब्दों की शक्ल लेते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है, वो उनको ध्वनि संकेतों में परिवर्तित कर रहा है और वो जो ध्वनि चिन्ह है, यानी जो हमारा मानसिक पक्ष है, वो हमारी वाग इंद्रियों का सहारा ले रहा है और वो हमारे मुख से निसृत हो रहा है, निकल रहा है। माध्यम है, हमारे बीच में टेलीविजन का माध्यम है, तो इस माध्यम से ये आप तक पहुँच रहा है। आप हैं इसके प्रापक या ग्रहीता। तो आप तक पहुँचने के लिए ये क्या हो रहा है? सबसे पहले ये हम बोल रहे हैं मौखिक संप्रेषण है, तो ये आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुँच रहा है। आपके जो श्रवण इंद्रिय है, यानी जो आपके कान हैं, वो उसको रिसीव कर रहे हैं, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं और उन ध्वनि संकेतों को वो ग्रहण करके आपके मस्तिष्क तक पहुँचा रहे हैं। मस्तिष्क वापस उनको डिकोड कर रहा है विचार के रूप में और फिर वो विचार आपको समझ में आ रहा है। तो श्रवणेंद्रिय का काम जो है, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके मस्तिष्क का काम महत्वपूर्ण होता है। जो ध्वनियाँ हैं, जो आपने सुनी, उन ध्वनियों को पहचानना, उनको समझना, यही श्रवण कौशल है। अगर आप उन ध्वनियों को नहीं पहचानते हैं, तो आप भाषा को या आप तक हमारा जो कही हुई बात है, वो आप तक नहीं पहुँचेगी। जैसे अगर अभी हम फ्रेंच बोलने लग जाएँ, तो ध्वनियाँ आप तक पहुँच तो रही हैं, लेकिन वो ध्वनियाँ आप पहचानते तो हैं नहीं। तो फिर आप तक कोई भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी शुद्ध बोल रहे हों। तो ध्वनियों को पहचानना ज़रूरी है, यानी पहली चीज़ तो कर्णेंद्रिय सही होनी चाहिए, जो सही से रिसीव करे, सही से ग्रहण करे और इसके बाद आपका मस्तिष्क उन ध्वनियों को पहचाने। पहचानने के साथ उनको समझे। अगर यही बातें जो हम आपको बता रहे हैं, अगर हम एक केजी कक्षा के विद्यार्थी को बताएँ, तो क्या उसको कुछ समझ में आएँगी? क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी इतना परिपक्व ही नहीं है। वो वहाँ तक पहले से पढ़ते हुए चीज़ें पहुँचा ही नहीं है। तो हम कितना भी अच्छा उसको बताएँगे, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ध्वनियों को पहचानना और फिर उन्हें समझना, ये काम है श्रवण कौशल का। तो ये पहला जो कौशल का प्रकार है, वो है श्रवण कौशल। दूसरा प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति कौशल। इसका संबंध वक्ता से है, यानी अगर प्रथम पक्ष हम हैं, तो ये अभिव्यक्ति कौशल हमारा होगा कि हम कितने अच्छी तरह से अपनी बात अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी जो हमारे विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को बिंब के रूप में परिवर्तित करके जो हमारे वाग यंत्र हैं, वो कितनी अच्छी से उसको ध्वनित करते हैं। इसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति कौशल। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ तो हमारे पास विचार होना चाहिए और विचार के साथ-साथ क्योंकि उसको बिंब रूप में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हमारे पास भाषा का कौशल होना चाहिए। जिसके लिए अभी हमने पढ़ा कि वर्ण कैसे होने चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, वाक्य कैसे होने चाहिए, उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। सबकी ध्वनि व्यवस्था कैसी होती है, हर एक जो आपका भाषा होती है, उसकी अपनी एक ध्वनि व्यवस्था होती है। तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर वाक्य की संरचना पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इसके साथ-साथ जब हम अभिव्यक्ति कौशल की बात कर रहे हैं, तो ये 2 तरह से होगा। एक तो हमारा उच्चारण भी देखा जाएगा। अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं बोलने में, तो अभिव्यक्ति कौशल नहीं हो सकता। तो अभिव्यक्ति में परेशानी आएगी ही आएगी। जैसे अगर हम वाचन कर रहे हैं, जैसे हमने कहा वर्तनी, वर्तनी जितनी ज़रूरी लिखने में है, उतनी ही ज़रूरी बोलने में भी है। तो जैसे हमने कहा राम पिट रहा है, राम पीट रहा है, केवल एक वर्तनी का अंतर है। अब आपने ह्रस्व ई का प्रयोग किया है कि दीर्घ ई का किया है। अगर बोलने में हमको ह्रस्व ई और दीर्घ ई नहीं समझ में आता है, हम एक ही जैसे बोलते हैं, तब तो ये अर्थ का अनर्थ है। एक तरफ राम मार खा रहा है, एक तरफ वो दूसरे को मार रहा है। तो इसलिए हमें वर्तनियों का ध्यान रखना पड़ता है। उच्चारण पूरी तरह से स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। हर एक स्वर का उच्चारण अलग-अलग होना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इसके साथ ही जैसे बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं, जैसे श, श, स, इसकी गलतियाँ तो बहुतायत से होती हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कब तालव्य श है, कब दंत्य स है। एटलीस्ट तालव्य और दंत्य स में तो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही बलाघात का ध्यान रखना होगा। हमने पिछली कक्षा में उदाहरण दिया था जैसे रोको मत जाने दो। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। हम बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलें? रोको मत जाने दो।
मतलब हुआ उसको रोक लेना है, नहीं जाने देना है। हमने बलाघात दिया, अब मत के बाद, रोको मत, जाने दो। तो हम बल कहाँ पे दे रहे हैं? हम रोको के बाद बलाघात था कि मत के बाद था? उससे अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का भी जो अभाषिक तत्व हैं, इनका भी ध्यान रखना होगा, तब हमारी अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक होगी। इसके अलावा हम जब मौखिक कौशल की बात करते हैं, तो हमारे इसमें संवाद हैं, गीतों के माध्यम से अपनी बातों को कहना है, वार्तालाप, साक्षात्कार, ये सब हमारा मौखिक कौशल है, जिसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये भी रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये मौखिक कौशल है, हम बोल कर के अपनी बात बता रहे हैं, तो हमको अपने श्रोता वर्ग का भी ध्यान रखना है, कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे आप अ, अगर टीवी ही देखते हो तो कार्यक्रम में आप देखते हो कि बच्चों के कार्यक्रम है तो बच्चों की तरह से बात की जाती है, किसानों का कार्यक्रम है तो किसानों की तरह से बात करते हैं, किसी वैज्ञानिक के लिए या किसी खास वर्ग के लिए कार्यक्रम है तो उसकी तरह से बात करते हैं। तो उसके व्यवसाय के अनुसार, शिक्षा के स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार हमें अपनी बात कहनी होती है। तीसरा प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब होता है कि कोई लिखित सामग्री पहले से है, हम उसका वाचन कर रहे हैं। ठीक है? तो लिखित भाषा के जो ध्वन्यात्मक पाठ है, इसको हम वाचन कहते हैं। इसके लिए आधार रूप में लिखित सामग्री पहले से उपस्थित होती है। जब हम वहाँ अभिव्यक्ति कौशल की बात कर रहे थे, तो हमारे पास सामग्री हमारे मस्तिष्क में है, हमारे दिमाग में है। हम उससे सोच करके तब बोल रहे हैं, अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब हम वाचन करते हैं, तो उस लिखित सामग्री पहले से उपलब्ध होती है। हम वो हमारे लिए आधार है और जो वक्ता है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम पाठक की भूमिका निभाएँगे, हम पढ़ रहे हैं उसको। जैसे समाचार वाचन, आप दूरदर्शन पे समाचार देखते हो, तो उसको समाचार के लिए अभिव्यक्ति कौशल नहीं कहते। आजकल अलग-अलग चैनल्स पे समाचारों के लिए भी प्रेज़ेंटर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सामान्यतः समाचार का वाचन होता है। लिखित सामग्री है, आपको उसका वाचन करना है। ये वाचन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक सस्वर वाचन है, जिसमें हम बोल करके कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपको, और एक हमारा आंतरिक वाचन या मौन वाचन होता है, हम मन में ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो जब हम मौन वाचन कर रहे होते हैं, तब उसकी आवश्यकताएँ अपनी अलग तरह की हैं। जैसे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पढ़ते समय मन में पढ़ रहे हो तो लिंग, वचन, लकार ये सब गलत पढ़ रहे हो, या आप वर्तनी की अशुद्धियाँ पढ़ रहे हो, या आप शुद्ध या अशुद्ध वाक्य पढ़ रहे हो, कैसे? उसमें मुख्य जोर रहता है अर्थ की प्राप्ति पर। जो लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जब आप सस्वर वाचन करते हो, तो सस्वर वाचन में वो सारी विशेषताएँ होनी चाहिए जो एक मौखिक संप्रेषण की हैं। यानी आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हर एक स्वर का अलग उच्चारण होना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो अभाषिक तत्व हैं, यानी आपका बलाघात, आपका स्वर का उतार-चढ़ाव, आरोह-अवरोध, उसकी जो तान-अनुतान है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो वाचन कौशल है, इसके लिए आपको एक जो और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनमें भाव और अभिव्यक्ति की क्षमता भी है। आप जब वाचन कर रहे हो, तो आप प्रभावी तभी होगा जब आप भाव के अनुसार अभिव्यक्ति करोगे। जैसे समाचार वाचन मान लो आप कर रहे हो, कोई दुःख की सूचना आपको देनी है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो सकती। आपके स्वर में ही उत्साह या उल्लास नहीं दिखाई दे सकता। इसी तरह अगर आप कोई बहुत भारत मान लो जीत गया, भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता, तो अगर आपको ये बताना है तो आप बहुत खुशी के साथ बताओगे। आपका अपने आप ही स्वर का उतार-चढ़ाव बदल जाना चाहिए। तो इसलिए आपको भाव अभिव्यक्ति भी बहुत ज़रूरी है। तभी वो आपका जो कौशल है वो प्रभावी सिद्ध हो पाएगा। इसके साथ ही वाचन के लिए एक और आवश्यकता होती है, वो है प्रवाह की। बहुत सो-सो के, बहुत मरा-मरा सा वाचन आपको बहुत प्रभावी नहीं बनाएगा। जो सुनने वाला है वो बोर हो जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं। तो वाचन कौशल में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके वाचन में एक प्रवाह हो। एक झरने की तरह का प्रवाह कहा जाता है कि वाचन में होना चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो वाचन कौशल में बहुत अपेक्षित है, वो है आत्मविश्वास। ये वाचन कौशल के साथ-साथ मौखिक संप्रेषण में भी, यानी अभिव्यक्ति कौशल में भी ज़रूरी है, कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब आप वाचन कर रहे हो या मौखिक संप्रेषण कर रहे हो या आप अभिव्यक्ति कौशल में हो, अभिव्यक्ति कर रहे हो अपनी, तो आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। आपका आत्मविश्वास आपकी वाणी में दिखना चाहिए, तभी हो सकता है। तो आत्मविश्वास इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो इनके अभाव में आपकी जो वाचन प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी और आप अच्छे वाचक तो नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा कौशल आता है, वो है लेखन कौशल। यानी जब हम लिख करके अपनी बात, अपना संप्रेषण करते हैं।
तो निश्चित क्रम में जुड़े हुए शब्द और वाक्य और तर्कपूर्ण ढंग से विचारों की अभिव्यक्ति, ये आदर्श लेखन कहलाता है। इसके लिए भी आपको सारी आवश्यकताएँ वही हैं कि भाषा का ज्ञान, वर्तनी की शुद्धता, आपको जो वाक्य की संरचना है, ये सारी चीज़ें, ध्वनि, ध्वनि व्यवस्था सब कुछ अच्छे से जानना होगा। अगर ये 2 तरह का है, एक तो रचनात्मक होता है, एक श्रुति लेखन होता है। श्रुति लेखन यानी डिक्टेशन जिसको आप कहते हो, कोई बोल रहा है, आप लिख रहे हो। तो इसके लिए भी आपको भाषा का, वर्तनी वगैरह का ज्ञान चाहिए। इसके साथ ही जो लिखावट है, वो बहुत स्पष्ट हो, सुंदर हो, साफ-सुथरी हो, ये सब ज़रूरी है। बाकी आप जब रचनात्मक लेखन करते हो तो उसमें इसकी ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन इसके साथ-साथ आपके पास जब भी आप लिखित कौशल की बात करोगे, तो भाषा ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। वर्तनी की शुद्धता, जैसे हमने कहा बोलते समय ज़रूरी है, वैसे लिखते समय भी ज़रूरी है। अगर पिटना और पीटना का अर्थ आप बोलने समय नहीं जाने, लिखने समय नहीं जानोगे तो भी अर्थ गलत ही निकलेगा। इसके साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे आप बलाघात करते हो मौखिक कौशल में कि कहाँ पर आप रोक रहे हो अपनी बात, जैसे आपने कहा रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। तो इसके लिए आप जब लिखित में आओगे तो आपको बलाघात कैसा दिखाना है? विराम चिन्हों के माध्यम से लगाना है। तो आप कॉमा लगाते हो। कहाँ पे लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर अर्थ गलत हो जाएगा। आपकी वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही व्याकरण का सही से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि आप एक भाषा का व्याकरण दूसरी भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हो। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको जाननी है वो है ध्वनि व्यवस्था। हर भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब एक और भाषा का ये गुण है कि वो दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है। जैसे-जैसे एक भाषा-भाषी दूसरी भाषा के संपर्क में आते हैं, तो शब्दों का आदान-प्रदान चलता है। तो एक भाषा ने दूसरी भाषा से जब शब्द ग्रहण किए, तो साथ में उसकी ध्वनि भी ग्रहण की। अभी जब हम वर्णमाला देख रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे अंदर हमारी जो वर्णमाला है, उसमें आगत वर्ण है। जैसे आधे अ की मात्रा जैसे डॉक्टर, हॉल इनमें लग रही है, ऊपर एक आधा चंदा या फ या ज जिनमें हम बिंदी लगा रहे हैं नीचे, तो वो फ़ारसी से आया, आधा और अंग्रेज़ी से आया। तो ध्वनि व्यवस्था भी साथ में कई बार आती है। समस्या तब होती है जब वही ध्वनि लगभग मिलती हुई ध्वनि पहले से आपके यहाँ मौजूद है, आपकी भाषा में मौजूद है। तो अगर आप लिखते समय या बोलते समय बहुत ध्यान नहीं देते उसकी शुद्धता का, तो अर्थ प्राप्ति में बाधा पड़ती है या गलत अर्थ प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा अंग्रेजी में आधा अ है, जैसे हॉल, हॉल माने एक बड़ा कमरा। हिंदी में भी पहले से ही अब हॉल कैसे लिखते हैं? हाँ में आ की मात्रा लगाते हैं, ल लिखते हैं। ऊपर आधा चंदा अगर हम ना लगाएँ और हाल ही उसको भी लिख दें, तो हाल माने होता है दशा। अब इन दोनों में फिर गड़बड़ होगी। अगर हमने पूछा कि राम किस हॉल में परीक्षा दे रहा है? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किस कमरे में बैठ के परीक्षा दे रहा है। अब अगर हम हॉल में लिखा हमने और ऊपर चंदा नहीं लगाया, तो हो गया राम किस हाल में परीक्षा दे रहा है। तो इसका मतलब राम की दशा बतानी है कि राम किस हाल में परीक्षा दे रहा है, वो ठीक है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, वो सही से बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्थ प्राप्ति में बाधा पड़ेगी। इसी तरह जैसे खैर और खैर, एक खैर माने कुशलता, एक खैर माने कत्था। जैसे जरा और ज़रा, जैसे ज़रा यानी थोड़ा, जरा यानी बुढ़ापा। तो ऐसे बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जो भाषा के साथ हमारे पास आती हैं। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम उन ध्वनियों का प्रयोग करें, तो बोलते समय भी और लिखते समय भी उन ध्वनि चिन्हों पर विशेष ध्यान हम देंगे। इसके साथ ही लिखते समय में भी हमें वो सारी सावधानियाँ रखनी है जो बोलने के समय रखनी है। यानी हम किसके लिए लिख रहे हैं? हमारा जो प्रापक वर्ग है वो कौन है? उसकी शिक्षा का स्तर क्या है? उसकी आयु का स्तर क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? उसके आधार पे औपचारिक ढंग से लिखना है, अनौपचारिक ढंग से लिखना है। उसके आधार पे इसके साथ-साथ उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है? सांस्कृतिक कैसा है? उसके जैसे अगर हम लिखने में बात करते हैं तो जैसे किसी ने कहा उसका सिंदूर पुछ गया। तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं तो हमको पता है सिंदूर पूछने का मतलब क्या होता है। इतना लिखने भर से हमारा काम चल जाएगा और सारे भावों की अभिव्यक्ति हो जाएगी कि एक स्त्री की दशा उसके बाद क्या होनी है। लेकिन अगर यही लाइन, यही पंक्ति अगर हम किसी अंग्रेजी वाले के लिए, किसी और भाषा वाले के लिए लिखें, तो उसका हम वो भाव अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सिंदूर का महत्व हमारे यहाँ का जानते ही नहीं। तो इसलिए लिखते समय या भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बात करेंगे, अपना संप्रेषण करेंगे, तो हमारा संप्रेषण अच्छी तरह से होगा और हम अपने इस कौशल को और भी अधिक बढ़ा पाएँगे। तो आपको आज हर एक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए संप्रेषण कौशल का होना बहुत आवश्यक है।
तो हम ये आशा करते हैं कि आज आप संप्रेषण कौशल को, संप्रेषण को और हिंदी की भाषिक जो व्यवस्था है, उसको आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे और आपका ये जो पाठ्यक्रम है, ये आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः धन्यवाद।